नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जो एक शुरुआत कर रहे हैं वो एक पॉडकास्ट या डिस्कशन सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो है रियल एग्जांपल्स शेयर करूंगा। जो मैं इंडस्ट्रीज़ में इतनी विज़िट करता हूं, लगभग 250-300 इंडस्ट्रीज़ में अभी तक मैं विज़िट कर चुका हूं। बहुत छोटे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ से लेकर के और लगभग 1000 करोड़ 1200 करोड़ टर्नओवर तक की इंडस्ट्रीज़ को विज़िट कर चुका हूँ। तो मैंने सोचा जो मैं वहाँ पर एक्सपीरियंस करता हूँ उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। वो मिस्टेक्स भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हो रही हैं। तो हम दोनों चीज़ों से कुछ ना कुछ लर्निंग ले सकते हैं। उसी एम के साथ हमने ये जो सीरीज़ है AYT पॉडकास्ट सीरीज़ इसको बनाया है। कोशिश करेंगे कि इसमें हर हफ्ते या हर 10 दिन के अंदर एक कुछ ना कुछ डिस्कशन हम करें किसी पॉइंट के ऊपर और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, ताकि उससे आप कुछ मोटिवेट हो सको, अपने यहाँ पर चीज़ों को सुधार सको, इम्प्लीमेंट कर सको। तो आज का जो डिस्कशन पॉइंट है वह है रॉन्ग डेटा। तो रॉन्ग डेटा कई बारी क्या है, हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। जैसे मैं एक जगह क्या कर रहा था, एक ट्रेनिंग दे रहा था डेटा के ऊपर। तो वहाँ हमने बताया कि भैया इंडिया में यूपी का क्राइम रेट में क्या लेवल होगा। तो लोगों ने बोला कि बहुत ऊपर ही होगा। ठीक है, लेकिन फैक्ट ये था जो हमने डेटा निकाला या डेटा जो सर्वेस करती हैं साइट्स उनसे निकाला, तो उसमें यूपी बहुत नीचे लेवल पे आ रहा था क्राइम रेट में। और जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं या थोड़े एजुकेटेड स्टेट्स हैं जैसे कि केरला, गुजरात, वो ऊपर की तरफ आ रहे थे उस डेटा के अंदर। तो हमने क्या किया, देख करके हम उसको शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बात ये थी कि भाई फॉर एग्जांपल यूपी है या बिहार है, वहाँ पे जब रिपोर्ट ही नहीं हो रहा कोई क्राइम, तो डेटा तो दिखाएगा ही ना कि यहाँ पे क्राइम रेट सबसे कम है। लेकिन अगर हम उस डेटा को देख के एक्शन ले लें कि भैया यूपी और बिहार में तो क्राइम रेट सबसे कम है, तो यहाँ तो कोई सुधार की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ऐसी इंडस्ट्री के अंदर भी होता है, कई बारी क्या होता है, रॉन्ग डेटा चल रहा होता है जिसके बेस पे गलत डिसीजंस हो जाते हैं, या हम क्या है, हवा में उड़ रहे होते हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया। तो वही मैंने भी फेस किया या मैंने देखा कि एक यूनिट के अंदर जो ओई है 100% आ रहा है या 101% भी आ रहा है कुछ मशीनों पे। तो उसको देख करके मुझे थोड़ा शौक लगा। ठीक है, शौक लगना लाजमी ही है कि भैया हम इतने परफेक्ट हो गए, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि भैया कुछ मशीनें जो हैं 101%, कुछ 100, कुछ 99, कुछ 98। तो मैंने कहा ये तो एक केस स्टडी हो गई कि भाई हमें यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि भाई 101% या 100% वही कैसे लेकर के आए। लोग 60-70 के आसपास ही घूम रहे हैं, उसी में परेशान हैं, और यहाँ पर हमारा 100% चल रही है वही। तो जब उसको हमने डिटेल में देखा, उसमें जा कर के तहकीकात की कह लो, या हमने उसका रूट कॉज किया, या एक्चुअल में जब साइट पे गैम्बा किया, तो कुछ चीज़ें निकल कर के आई। तो मैं आप लोगों के साथ ये क्यों शेयर कर रहा हूँ कि कई बारी क्या होता है कि जो स्टाफ होता है, ठीक है, या लोअर मैनेजमेंट है, कई बारी वो कोशिश करता है कि मैनेजमेंट तक, टॉप मैनेजमेंट तक या ऑनर्स तक गलत डेटा पहुंचे। गलत इन द सेंस कि उनको अपने नंबर बनाने हैं। अब किसी को ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन ये फैक्ट है हिंदुस्तान के अंदर। हम यहाँ पर डेटा मैनिपुलेशन में बहुत विश्वास रखते हैं, काम करने में बहुत कम विश्वास रखते हैं, या सोचते हैं कि भाई कैसे इसको घुमाया जाए। तो वही केस यहाँ पर था जो देखने को मिला कि यहाँ पर एक तरीके से डाटा मैनिपुलेट किया जा रहा था। लेकिन सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन एक रीज़न नहीं है, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वही हम इसके अंदर समझेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे, उसी को आपको बताएंगे कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अगर ऐसा कोई केस निकल के आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एज ए टॉप मैनेजमेंट, एज ए ऑनर, आपको क्या देखना है कि आपके पास अगर कोई डेटा आ रहा है तो उसमें जो पीक्स हैं और जो वैलीज़ हैं, मतलब जो ऊपर वाली चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हाई जा रही हैं और जो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, उन पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है।
तो उस पर अगर आप फोकस करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया निकल करके आएगा। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उस इंडस्ट्री को, उनके टॉप मैनेजमेंट को, उनके मैनेजर्स को, कि कम से कम वहाँ पर ओई निकाला तो जा रहा है। अभी भी बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं जिनके अंदर ओई निकाला ही नहीं जाता। निकालना तो छोड़ो, लोगों को पता ही नहीं है ओई किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। या आप बोलेंगे ओई तो सर ऑटो सेक्टर के लिए बना हुआ है, हमको क्या ज़रूरत है ओई निकालने की। तो जिन लोगों को नहीं पता ओई क्या होता है उनको मैं बता देता हूँ। ओई 3 फैक्टर से मिलके बनता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है। 3 पैरामीटर्स क्या हैं? सबसे पहला है ए, देन है पी, देन है क्यू। अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया कि हमारे जो मशीन है हमारे पास काम करने के लिए एक्चुअल कितना अवेलेबल थी। फॉर एग्जांपल 12 घंटे की शिफ्ट है या 10 घंटे की शिफ्ट ले लेते हैं, क्योंकि मैं 12 घंटे की शिफ्ट बोलता हूँ तो उसमें भी कुछ लोग बोलने लगते हैं जी आप हमेशा 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे क्यों बोलते हो। ये जर्नल प्रैक्टिस है 12 घंटे की शिफ्ट की एमएसएमई यूनिट्स के अंदर। चलो 10 घंटे की अगर शिफ्ट है हमारी, उसमें से हमने क्या किया, प्लैंड और अनप्लैंड डाउन टाइम दोनों निकाल दिए। प्लैंड क्या हुआ, जैसे कि हमने कोई लंच किया, चाय पी, या हमने 5S किया मशीन के ऊपर प्लैंड तरीके से, तो वो क्या हो गया, प्लैंड डाउन टाइम। अनप्लैंड क्या हो गया, जैसे कोई ब्रेकडाउन्स आ गया मशीन के अंदर, मोल्ड के अंदर ब्रेकडाउन आ गया, नो ऑपरेटर आ गया, ये सब क्या हो गए, अनप्लैंड डाउन टाइम, ठीक है। तो हमारा अवेलेबिलिटी रेशियो क्या होगा, वो होगा कि टोटल टाइम कितना था और उसमें से मशीन कितने घंटे अवेलेबल थी। ये हमारा हो गया अवेलेबिलिटी रेशियो, ठीक है। और डेटा को और प्रिसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अनप्लैंड को भी हटा देते हैं। उसके बाद हम जो डाउन जो अन और उस और डेटा को थोड़ा सा और प्रिसाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम प्लैंड वाले को भी एबिलिटी में काउंट नहीं करते, उसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल लंच है तो वही तो लंच है ही, उसमें क्या आप कर लोगे, ठीक है। तो आधे घंटे का लंच हमने हटा दिया, ठीक है। तो अपने पास टाइम कितना बच गया, हमारे पास अगर 10 घंटे की शिफ्ट है तो टाइम बच गया 9.5 घंटे। उसमें से फिर क्या हुआ, आधे घंटे का ब्रेक डाउन हो गया। तो हम एबिलिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, 9.5 अप सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 9.5 आवर्स, ये हमारा क्या हो गया, एबिलिटी रेशियो, ठीक है। देन आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या हो गया कि जो हमारी मशीन जब 9 घंटे चली, ठीक है भाई, 9.5 घंटे में से आधा घंटा ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो जब वो 9 घंटे चली, क्या उसने 9 घंटे पूरी आउटपुट दी, पूरा रिजल्ट दिया या नहीं दिया, वो हो गया हमारा परफॉर्मेंस। देन उसके बाद आता है क्वालिटी, कि जो 9 घंटे में उसने प्रोडक्ट बनाए, फॉर एग्जांपल उसने 1000 पीस बनाए, तो 1000 पीस में से 900 ओके हुए या 950 ओके हुए, कितने ओके हुए। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे 1000 पीस बने, उसमें से 900 ओके हुए, 100 रिजेक्ट हो गए, तो हमारा क्वालिटी रेशियो क्या आएगा, 900 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 90। तो जब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों फैक्टर्स को, तीनों रेशियोज को, तो हमारा जो है ओईई प्लांट का निकल करके आएगा, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओई कैसे निकालें अगर आप नहीं निकाल रहे हो। अब बात करते हैं कि ये जो 100% जो ओई आ रही थी मेरी, उसमें घंटी क्यों बची, या मैंने उसको क्यों ऐसा सोचा हमने कि भाई, नहीं तो सोचते ठीक है यार, बच्चे के 100% स्कोर आ गए तो क्या बड़ी बात है, आज के ज़माने में सीबीएसई में 100% स्कोर तो आ ही जाता है, तो इंडस्ट्री में भी 100% अगर ओई आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। तो इंडस्ट्री के कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड क्लास ओई की हम बात करते हैं तो 85 अबव होता है, ठीक है। टिपिकली जो ई आता है वो 60% आता है टिपिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और जो लोअर कैटेगरी में काउंट होते हैं वो लेस देन 40%, ठीक है। और जो 100% ओई है, वैसे बहुत ही कम यूनिट्स का जो है ओई 100% तक जाता है, लेकिन फैक्ट है कुछ लोगों का जा सकता है। तो जो 100% तक जाता है वो क्या होगा, एकदम परफेक्ट रोल मॉडल यूनिट्स हो गए कि भाई सीधा जाओ वहाँ पर सीखो और कॉपी पेस्ट कर लो, अगर वो लोग अलाउ आपको करते हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स है ओई को मेंटेन करने का। अब हम बात करेंगे रीजंस और कॉजेज़ क्या थे जो उस इंडस्ट्री के अंदर 100% ओई चला गया। सबसे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो था डेटा मैनिपुलेशन। हमने वहाँ पे पाया कि जो साइकिल टाइम था किसी कंपोनेंट का,
जो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ था फॉर एग्जांपल 90 सेकंड्स, लेकिन जब मशीन पे उसको जाके चेक किया तो वो क्या आ रहा था, 82 सेकंड्स आ गया एक्चुअल में। ठीक है, मशीन के ऊपर जब हमने वहाँ पर जा कर के देखा तो एक्चुअल में जो है वो 82 सेकंड्स आ रहा था। तो 8 सेकंड्स उसने पर शॉट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंड रिजल्ट में ओई हमारा बढ़ गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि गैम्बा मिसिंग था। किसी ने जा कर के चेक ऑन चेक नहीं किया, गैम्बा नहीं किया। गैम्बा जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है 3G, गैम्बा, गेनबुत्सु, गेंजित्सु, कि कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको एक्चुअल स्पॉट पर जाकर देखना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और रिजॉल्व करना है। तो वहाँ पर किसी ने, सीनियर मैनेजमेंट ने जा कर के या मिडिल मैनेजमेंट ने गैम्बा नहीं किया कि भाई अगर कोई रिपोर्ट के ऊपर 90 सेकंड्स लिख करके दे रहा है तो एक्चुअल में मशीन पे एक बार जाके वेरीफाई तो कर लूँ कि 90 सेकंड्स है या 92 है या 85 है। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली जो डेटा मैनिपुलेशन से ही संबंधित है, कि गैम्बा नहीं था वहाँ पर। ठीक है, दूसरा वहाँ पर जो है डेटा को मैनिपुलेट किया गया। ठीक, और उसके बाद क्या था, चेक ऑन चेक नहीं था कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर भी जो है रिपोर्ट पे साइन करे और एक आधा रिपोर्ट को एक्चुअल मशीन पर जा कर के वेरीफाई कर ले। देन एक और रीज़न निकल के आता है, कई बारी जो है सुपरवाइज़र के ऊपर प्रेशर होता है, जिसको वो प्रेशर समझ लेते हैं, लेकिन इट इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब। यह उनका काम है कि अगर भाई उनको टारगेट मिला है कि भाई हमें 95 ओई लेके आना है या 90 लेकर के आना है, तो उसके लिए वो एफर्ट्स नहीं लगाते, उसको प्रेशर ले लेते हैं और डेटा मैनिपुलेशन या दूसरे तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो कई बार अननेसेसरी भी होता है प्रेशर, ज़बरदस्ती का, कि मशीन्स हमारी ख़राब हैं लेकिन हम फिर भी उनको प्रेशर्स किए जा रहे हैं सुपरवाइजर्स को कि भैया आप वही जो है 90 लेके आओ, 90 लेके आओ। पहले हमें मशीन्स को तो ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम आज बात कर रहे हैं, आज चैट जीपीटी आ चुका है, चीज़ें इतनी सिस्टमेटिक तरीके से आप एआई से कर सकते हो कि आपको कोई अगर मेल लिखना है, कोई आपको रेजिग्नेशन लिखना है, कोई आपको अपॉइंटमेंट लेटर बनाना है, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको सिर्फ चैट जीपीटी को एक कमांड लिखनी है कि भाई मेरे को एक रेजिग्नेशन लेटर लिखना है, बढ़िया सा, सुंदर सा, मेरा नाम ये है, मेरी पोस्ट ये है, मेरे बॉस का नाम ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है। तो 5 सेकंड के अंदर आपको रेजिग्नेशन लेटर निकल करके आ जाएगा और सीधा उठाओ, कॉपी पेस्ट करो और अपने बॉस को भेज दो। बॉस भी चौंक जाएगा कि भाई इतनी बढ़िया अंग्रेजी कैसे हो गई इस बंदे की। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं चैट जीपीटी की, और अभी भी हम क्या रजिस्टरों में, कॉपियों में डेटा रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, इससे डेटा गड़बड़ हो जाता है। तो आजकल कुछ ना रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम आ गए हैं जो मशीन्स के ऊपर लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम मिसिंग था उस यूनिट के अंदर, कि उन्होंने कोई भी ऐसा आईओटी डिवाइस नहीं लगा रखा था कि जो मशीन से डेटा ले रहा हो, कि उसमें डेटा मैनिपुलेशन हो ही ना पाए। ठीक है, मेरे कुछ कस्टमर्स हैं, उनके यहाँ पर मैंने लगवाया है, ठीक है, आईओटी डिवाइस, जिससे कि मशीन से ही वह इनपुट ले लेता है कि भाई कितना एक्चुअल में कितना साइकिल टाइम आ रहा है, कितने शॉट्स लगे। तो आपको किसी सुपरवाइज़र पे या ऑपरेटर पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, मशीन खुद ब खुद बता देती है कि भाई मैंने इतने घंटे काम किया, इतने शॉट मारे। तो वहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम मिसिंग था। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज़ निकल कर के आए ओई के 100% जाने के। ठीक है, अब ये सारे तो रीजंस हो गए, अब जानेंगे एक्शंस। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बीमारी लाइलाज है, तो इसका इलाज भी मुमकिन है। तो सबसे पहला जो इसका एक्शनेबल है वो है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, आपको जो है अपने जो मिडिल मैनेजमेंट है या लोअर मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइजर्स वगैरह हैं, सेटर्स हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ओई को इम्प्रूव करने का या उसको मेंटेन करने का। ऐसा ना हो कि बस वो कागज़ों में ही चलता रहे 90%, 95, और हमें एक्चुअल में पता ही नहीं कि हमारा प्लांट कितनी ओई पे काम कर रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि बच्चे ने 100% स्कोर तो ले आया, लेकिन जब उससे किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया तो उसको नहीं पता, क्योंकि उसने रट्टा मार के 100% मार्क्स ले आया था। ठीक है, दूसरा है डेटा लॉकिंग, कि आप मशीन के अंदर डेटा लॉक कर दो। ठीक है, आप कोई रिपोर्ट आपने बना रखी है गूगल शीट में या अपने एक्सेल में, तो वहाँ पर जो साइकिल टाइम्स वगैरह हैं उनको आप फ्रीज करके लॉक कर दो कि कोई उनको छेड़ ही ना सके, मैनिपुलेट ना कर सके। ठीक है, देन है गैम्बा।
गैम्बा बहुत ज़रूरी है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। चाहे आप 10 मिनट के लिए ही एक राउंड लगाओ पूरे फ्लोर के ऊपर। टॉप मैनेजमेंट में बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आएंगे प्लांट हेड, सीनियर मैनेजर्स, और अगर एमएसएमई यूनिट है तो मालिक, तो उनको 10 मिनट का तो कम से कम एक राउंड लगाना चाहिए। क्योंकि आप एक जब घूमते हो और उसी के अंदर इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस निकल के आती हैं, और एज ए आप टॉप मैनेजमेंट जब बोलते हो तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। और आप क्या कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऑडिट भी करा सकते हो। जैसे कि हम हैं भाई, उनसे आपने ऑडिट करा ली या विजिट करा लिया कि सर एक बार आके देखिए कि हमारा ओई इतना आ रहा है, आप एक बार डेटा वेरीफाई करिए कि ये सही है या गलत है। नहीं, ऐसा नहीं आप सपनों की दुनिया में जी रहे हो कि भाई अब तो बस अपुनिच भगवान है, 100% ओई आ गया, अब तो हमको पीछे छोड़ने वाला कोई है ही नहीं, अभी हम मारुति को सीधा पीछे पछाड़ेंगे, अभी हम 50,000 करोड़ की कंपनी बना देंगे। ठीक है। देन है जो आपको रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम के ऊपर जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है। ये कभी ना कभी आपको करना पड़ेगा और बहुत जल्द करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक्चुअल डेटा नहीं ले पाओगे। ठीक है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे मैंने बताया, आपके मशीन के ऊपर डिवाइसेस लग जाती हैं, वो आपको एक्चुअल में डेटा कैप्चर करके देती हैं कि मशीन कितना चली है, एक्चुअल में उसने कितना शॉट मारा है। ठीक है। ये नहीं कि सुपरवाइजर ने कुछ भी भर दिया और आपने उसके बेस पे एक्शनेबल्स डिफाइन कर लिए। क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग हुई तो वहाँ पे उससे आउटपुट मांगा गया, तो उसने दिखा दिया कि पिछले महीने 85% हो गई थी और मैंने इसको बढ़ा के अब की बार 90% कर दिया। भाई तूने ऐसा क्या जादू कर दिया जो 5% हुई इंक्रीज कर दी। ठीक है। अब इसमें आगे और क्या किया जा सकता है? जो लोग ओई को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं वो अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो ख्याल है कि दुनिया में जी रहे हैं कि भाई हमारा प्लांट पूरी कैपेसिटी पे चल रहा है, पूरा रिजल्ट दे रहा है, मेरा जो फोरमैन है, मेरा जो सुपरवाइजर है, मैनेजर है, बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है। तो आप ख्यालों की दुनिया में जी रहे हो, डेटा नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि भाई कितने मार्क्स आए आपके, सर बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे। ठीक है। कितनी सैलरी है? बहुत अच्छी सैलरी है। लेकिन भाई वहाँ नंबर्स तो बताने पड़ेंगे ना, मेरी 50,000 है, 20,000 है, 10,000 है, 12,000 है या 1 लाख है। तो ऐसे ही जब तक आप ओई नहीं मॉनिटर करोगे, अपने प्लांट की एफिशिएंसी को मेज़र नहीं करोगे, तो आप कोई रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो अगर आप ओई मॉनिटर नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए, अपने प्लांट का ओई मॉनिटरिंग आपको शुरू करनी चाहिए। इसमें हम आपकी मदद भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी अपनी जो ऐप है और जो हमारी वेबसाइट है, जो पोर्टल है ट्रेनिंग का, उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, ओई का एक टेम्पलेट बना करके डाला हुआ है जिसके अंदर मोल्डिंग, प्रेस, सीएनसी शॉप, 3 तरीके की शॉप्स की उसके अंदर ओई शीट पड़ी हुई है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सारे फॉर्मूले वगैरह लगे हुए हैं, आपको सिर्फ अपना डेटा डालते जाना है और आपको डेली बेसिस पे ओई रिपोर्ट उससे जनरेट होती रहेगी। आपको पता चलता रहेगा आपका प्लांट जो है कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। ये भी मैं आपको एक और एपिसोड के अंदर बताऊंगा कि जिनको लग रहा था कि मेरा प्लांट 90% पे चल रहा था, जब उन्होंने ओई मॉनिटरिंग स्टार्ट किया हमारी शीट के हिसाब से, तो उनको पता चला कि भैया प्लांट की तो आउटपुट कुछ है ही नहीं। इट वॉज शॉक्ड। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जब आप डेटा रिकॉर्ड ही नहीं करते तो आप बोल नहीं सकते कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है। डेटा बोलेगा कि भाई आप अच्छे हो, आपका प्लांट अच्छी रिजल्ट दे रहा है या ख़राब रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि जब तक आप मॉनिटर नहीं करोगे आप उसको सुधार नहीं पाओगे। तो आपको अगर हमारी हेल्प चाहिए तो ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला जो कोर्स है ओई का, हमारी ऐप के ऊपर जा कर के वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है, अच्छी लगी है, और हम ऐसे ही एपिसोड्स लाते रहेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, बताएंगे भाई वहाँ पे जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो क्या क्या रहे। ठीक है। और उससे आप लोग क्या सीख सकते हो। इसके अंदर दोनों रहेंगी चीज़ें। पॉजिटिव किसी इंडस्ट्री से कुछ देखने को मिला तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर कोई वहाँ पर मिस्टेक्स हो रही थी, गलती हो रही थी, तो वो भी हम इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।